गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हम सीख रहे हैं कि बैलेंस शीट को किस तरीके से हमने बैलेंस शीट को हमें क्लीन करना पड़ता है जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो पहला टॉपिक इसमें हम कर चुके हैं कि जब पार्टनर आएगा तो असेट्स और जो लायबिलिटीज होती हैं उनकी रीवैल्यूएशन करनी होती है। इसमें हमारे पास दो दो केस होते हैं। एक, जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट में हमारी असेट्स और लायबिलिटीज रिवाइज वैल्यू पे आती है। बट कभी कभार पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं। अगर जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहेंगे तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के वहां से प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा और फिर उसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ये हमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब बैलेंस शीट क्लीन करेंगे, उस पर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ accumulated results, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated results, इसके बारे में बात करेंगे। accumulated results accumulated results are created out of past profits and therefore they belong to old partners। ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं। दे में अपीयर इन बैलेंस शीट, दे में अपीयर इन बैलेंस शीट इन फॉर्म ऑफ, ये बैलेंस शीट में हो सकते हैं किस रूप में, या तो ये दिखाई देते हैं जनरल रिजर्व के रूप में, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम सरप्लस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट में इस रूप में दिखाई देते हैं नॉर्मली, कि आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिखाई देगा, या दिखाई देगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा। राइट, मैंने बताया कि नॉर्मली ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं, तो जो ये रिजर्व है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं, पास्ट प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। तो पास्ट में जब प्रॉफिट हुआ होगा तो पार्टनर्स ने पूरा प्रॉफिट आपस में उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था और कुछ अमाउंट इन्होंने रिजर्व में डाल दिया था। तो जो अमाउंट उस वक्त इन्होंने डाल दिया था रिजर्व में और बांटा नहीं था, अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो सही तरीका यह है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और नए पार्टनर के आने के बाद नई तरीके से फिर दोबारा से इन रिजर्व को क्रिएट, दोबारा से ये जो रिजर्व है इनको क्रिएट किया जाए। राइट, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है? जनरली जनरली when new partner is admitted, when new partner is admitted, these reserves are distributed among all partners, among old partners in old ratio। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ये नया पार्टनर आता है
तो ये रिजर्व को ऑल पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये कहते हैं भाई ये पास प्रॉफिट में से बने हैं, तो इस पे हमारा ही हक है, तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्या जनरल एंट्री सर बनी? वो क्या लिखा है सर इन्वेस्टमेंट के बाद सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऊपर में सर। हाँ हाँ, आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है बताऊंगा अभी इसके बारे में। और वो सर 3 नंबर लाइन पे अपर है क्या सर? अपर इन बैलेंस शीट हाँ, appear। दे में ओके appear, सर। दे में ठीक है सर। appear in balance sheet in form of general reserve, workman compensation reserve, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, इस रूप में दिखाई देते हैं एक्सेट्रा, और भी किसी नाम से भी हो सकता है। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है कि ये जो रिजर्व हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर से ही बिलोंग करते हैं। एंट्री क्या बनेगी बेटा? जो रिजर्व है ये प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, प्रॉफिट बोलो या बोलो इनकम। इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट का इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब अगर हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सर इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब है अगर किसी भी चीज को हम खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसके बैलेंस को रिवर्स कर दिया जाता है। अगर किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। राइट, सेम ऐसे किसी चीज का अगर डेबिट बैलेंस होता है और हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली एंट्री क्या बनती है इनकी? इनकी एंट्री बनती है कि जो भी ये रिजर्व हैं, लाइक जनरल रिजर्व अकाउंट, इसको डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो ये पूरा पूरा ले लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एज्यूम कि इसकी अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस था वो भी डेबिट कर दिया। तो जितने भी ये रिजर्व हैं ये हम सब डेबिट कर देते हैं और इनको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट ये है कि जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल ट्रीटमेंट ये है। इस पे एग्जांपल देखेंगे। नए पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा? रीजन ये है क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट में से, पास्ट प्रॉफिट में से बने होते हैं। तो अगर पास्ट प्रॉफिट में से बने हैं तो ओल्ड पार्टनर में ही इसका हिस्सा होगा। अगर नया पार्टनर इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो नए पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, जब ये हो जाए तो बताना। डन बेटा? यस सर। एवरीवन, चलो आई एज्यूम सबका हो गया। एग्जाम्पल देखो, ए और बी 3:2 में पार्टनर है। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट
on this day on this date following results appear in balance sheet। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ तो ये बैलेंस पड़े रहे। जो जनरल रिजर्व है वो है 30,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000। इसके बारे में कहता है अनक्लेम्ड, मतलब इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं हुआ। हमने 20,000 का बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सोच के कि कभी किसी वर्कर को नीड होगी, कुछ इंजरी हो जाती है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए ये अमाउंट यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ केस नहीं हुआ और 20,000 पूरा पूरा बचा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है शो जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री दिखानी है, राइट। तो मैंने बताया इसमें होगा क्या, सिंपल सी बात है सर, ये रिजर्व पास्ट प्रॉफिट में से बनी है, तो पास्ट प्रॉफिट में से दिए हैं तो पास्ट में केवल 2 ही पार्टनर थे, ए और बी। तो ए और बी को ये जो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ए और बी को ये अमाउंट दे दो, उन इस अमाउंट को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ ए बी एंड सी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व का इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बुक से हटाएंगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000। उसके बाद ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो टोटल जो अमाउंट है बेटा वो हो गई है 50,000 और 50,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे 3 2 में, 3 2 में बांटेंगे तो ये हो गया 30 और ये आ गया 20। ठीक है, नरेशन डाल देंगे। being reserves appearing in books transferred to old partners capital account। जो रिजर्व बैलेंस शीट में पड़े हुए थे वो हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व आपको दिख रहा हो तो वो रिजर्व क्या कर देना है, सबसे पहले सर बांट देना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि ये रिजर्व पास्ट में बने थे, तो पास्ट में प्रॉफिट होगा उसी में से रिजर्व बेसिकली बनाया जाता है। रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस क्या होता है ये आपने बेटा पढ़ा होगा। रिजर्व उसी केस में बनाते हैं जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, और ऑप्शनल होता है। लेकिन जो प्रोविजन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर प्रोविजन बनना चाहिए एज पर प्रिंसिपल तो बनेगा। तो प्रोविजन लॉस के केस में भी बनाया जाता है। लेकिन जो रिजर्व है वो तभी बनता है जब प्रॉफिट हुआ होगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होता। तो अगर रिजर्व बैलेंस शीट में है इसका मतलब पास्ट में सफिशिएंट प्रॉफिट हुए होंगे, उसमें से कुछ रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। ये पास्ट प्रॉफिट का ही हिस्सा है, ये उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन पार्टनर ने नहीं बांटा, बैलेंस शीट में रख दिया बाय द नेम ऑफ रिजर्व। अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पार्टनर बोलेंगे भाई ये तो पास्ट प्रॉफिट में से बना है, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है, तो हम इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आगे से नया रिजर्व बना लेंगे। नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रॉफिट होगा आफ्टर सी के आने के बाद फिर नया रिजर्व क्रिएट कर देंगे विच विल बी राइटफुली क्लेम्ड बाय ऑल 3 पार्टनर, जिसमें तीनों का पार्टनर का क्लेम होगा। ये होता है इसमें।
बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. राइट। बट इसमें ऐसा हो सकता है ए और बी बोलें कि चलो हम ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, चलो हम ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इनको बैलेंस शीट में ही पड़े रहने दो। बड़ा प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये रिजर्व हमने आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, ए और बी ने अगर आज ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और सी का एडमिशन हो गया, तो सी का एडमिशन होने के बाद सी का बैलेंस शीट के हर आइटम में प्रोपोर्शनेट क्लेम हो जाता है। सी का हिस्सा अगर 1/6 है, सी का हिस्सा अगर 1/6 है और ये रिजर्व हमने उसके एडमिशन होने से पहले हटाए नहीं, तो इस 50,000 में, है ना, या मैं थोड़ा सा, क्योंकि 50,000 का 1/6 निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं सी के हिस्से को चेंज कर देता हूँ, है ना बेटा, ये चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 50,000 का 16 पॉइंट में आ जाएगा। तो मान लो ये जो 16 है इसको मैंने हटा रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सपोज 1/10 कर देते हैं। ठीक है बेटे, 1/10 कर रहा हूँ मैं इसको, आप भी 1/10 कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन में मेरी वैल्यू ना आए, इसलिए मैंने 1/10 ले लिया। ठीक है, 1/10। तो सी को 1/10 हिस्से के लिए पार्टनर बनाया था, और आज अगर पार्टनर्स ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो सी का एडमिशन होने के बाद सी का बैलेंस शीट के हर आइटम में प्रोपोर्शनेट क्लेम होगा। इसका मतलब है बैलेंस शीट में जो 50,000 के रिजर्व पड़े हुए हैं उसका 1/10, 5,000 का हिस्सा अब सी को भी मिलेगा। लेकिन सी में इसका राइट तो बनता नहीं था, सी में इसका राइट तो बनता नहीं था, तो सी को जबरदस्ती 1/10 का गेन हो रहा है। तो ए और बी सी को क्या बोलेंगे कि डियर सी, आपको 5,000 रुपए का गेन हो रहा है, क्योंकि जो रिजर्व है उसमें आपका क्लेम होगा। तो देखो आपको पता है कि इसमें आपका हिस्सा तो बनता नहीं है। सी बोलता है बिल्कुल ठीक है सर, ये तो पास्ट का प्रॉफिट है, मेरा राइट नहीं बनता। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिजर्व बैलेंस शीट में कंटिन्यू करे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर सफिशिएंट रिजर्व हमारे बुक में अगर क्रिएट होंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखती है और हमारे बिजनेस की पिक्चर अच्छी रहती है। तो हम चाहते हैं कि ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू करें, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। बट वी आर पेंड, हमें इस बात का भी कह सकते हैं कि मतलब दर्द है कि आपको जबरदस्ती इसमें 5,000 रुपए मिल गए। 50,000 में आपका 1/10 हिस्सा 5,000 बनता है, वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये बेनिफिट जो 5,000 को आपका हुआ है ये ना हो। तो क्या किया जाएगा, ए और बी सी से बोलेंगे आप 5,000 रुपए अपनी कैपिटल से हमारी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ये 5,000 रुपए आप हमें आज ट्रांसफर कर दो अपनी कैपिटल से। कौन से रेशो में सर, ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जितना जितना ए ने बी ने सैक्रिफाइस किया होगा सी के लिए, उस प्रोपोर्शन में सी क्या करेगा, 5,000 रुपए अपनी कैपिटल से निकालेगा और ए और बी में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा करते ही अब भविष्य में जब भी रिजर्व बटे और सी को हिस्सा मिले, तो ऐसा होने से अब ए और बी को कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सी उनको ऑलरेडी आज ही एडवांस में कंपनसेट कर चुका है और अपनी कैपिटल से एक राइटफुल अमाउंट ट्रांसफर कर चुका है। तो केस ये है, सपोज सपोज पार्टनर्स डिसाइडेड दैट, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया दैट रिजर्व्स शुड कंटिन्यू इन बैलेंस शीट, कि रिजर्व बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहे, रिजर्व शुड कंटिन्यू इन बैलेंस शीट and they do not want to distribute, और वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। इन सच ए केस क्या होगा, सी विल ट्रांसफर 1/10 of 50,000, सी विल ट्रांसफर 1/10 of 50,000, that is rupees 5,000 to A and B in their sacrificing ratio।
तो सी क्या करेगा, बोलेगा ठीक है ये कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन आपको इसी बात का तो दर्द है ना कि अब मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं आज तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो फायदा हो रहा है उसको मैं रीइम्बर्स कर देता हूँ, उसको मैं आज ही आपको दे देता हूँ। और फ्यूचर में जब भी बटेगा, तीनों में बटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो सी अगर अपनी कैपिटल से ए और बी में ट्रांसफर करेगा तो मुझे बताओ सी की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। अगर सी ए और बी को ट्रांसफर कर रहा है तो सी की कैपिटल कम होगी, तो सी की कैपिटल बेटा क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी कैपिटल कम होती है उसको डेबिट करते हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जिसकी बढ़ेगी सर उन्हें क्रेडिट करेंगे, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आया, 5,000। इस 5,000 को हम बांटेंगे कौन से रेशो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब बताइए इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, निकालनी पड़ेगी या हम डायरेक्ट रेशो उठा सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। ओल्ड रेशो 3:2 है और सी का हिस्सा 1/10 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी या कोई शॉर्टकट है। निकालनी पड़ेगी सर। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। क्यों सर, ये बोला गया है सी का हिस्सा 1/10 है, मतलब सी का हिस्सा जो है वो 1/10 है। 1/10 को मैं 10% भी बोल सकता हूँ। ये जो 10% है ये सी को कैसे मिला होगा, इसमें ए ने कितना दिया, इसमें बी ने कितना दिया, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा हो कि नए पार्टनर को कैसे कैसे हिस्सा मिला, तो इस सिचुएशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया है। इसका ये मतलब है कि अगर सी को 10% मिला है तो मान लिया जाएगा 6% ए ने दिया है और 4% बी ने दिया है, क्योंकि 6 और जो 4% है उसका रेशो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, राइट। तो ये देख लेना और अच्छे से इसको समझ लेना कि जब भी नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा हो, जैसे सी का 1/10, बट ये बताया नहीं कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। आप निकालोगे तो भी वही आएगी। निकालोगे कैसे, पहले नया रेशो निकालना पड़ेगा, फिर ओल्ड में से न्यू रेशो को माइनस करना पड़ेगा, वहां से फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा, ठीक है। तो बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना है जब भी नए पार्टनर का हिस्सा बता रखा हो, सपोज जैसे 1/10 बोला हुआ है और ये नहीं बोला हुआ कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, है ना, सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, ये कुछ नहीं बोला हुआ। तो इन सच ए केस वी अज्यूम ओल्ड पार्टनर हैज सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर हैव सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशो, सो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। तो 3:2, तो ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 2,000। तो हमने ये एक एडजस्टमेंट एंट्री कर ली, राइट। अब देखो इस जनरल एंट्री में जो जनरल रिजर्व है उनका नाम ही नहीं आया, कहीं पर नाम ही नहीं आया, इसका मतलब उसको हमने छेड़ा ही नहीं, अब वो बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे रहे। जबकि पहले वाले केस में क्या था, रिजर्व डेबिट हो गए हैं, इसका मतलब रिजर्व बढ़ गए हैं, अब ये रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लेकिन सेकंड एंट्री में, जनरल एंट्री में देखो जो रिजर्व है उसका नाम ही नहीं आया। एंट्री हो रही है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट। तो ये रिजर्व कंटिन्यू करेंगे बैलेंस शीट में सेम अमाउंट पे, भविष्य में जब भी बटेंगे अब तीनों में बटेंगे, है ना। और अब तीनों में बटने से ए और बी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सी ने ऑलरेडी उन्हें आज कंपनसेट कर दिया है। तो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर रिजल्ट्स अपीयरिंग इन बुक्स, ठीक है सर, जो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हुए हैं उसके लिए आज हमने एडजस्टमेंट करा। बताना ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। सर थोड़ा ऊपर करना। एग्जाम में अगर कुछ ना बोला हो सर, ये जो रिजर्व है इसका क्या करना है, इसे बांट देना है या इसको कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं बोला होगा, कुछ नहीं बोला होगा तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे, बांट के खत्म खत्म करो। क्वेश्चन में बोल देता है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद रिजर्व, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम रिजर्व के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ठीक है, उस सिचुएशन में ये सेकंड ऑप्शन लगाया जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। हाँ सर, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब यहां से कुछ स्पेशल केस हैं। हेडिंग है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन की डिफरेंट सिचुएशन। सपोज जैसे ए और बी पार्टनर हैं, से 3:2 में, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मतलब एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, एक बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा। लायबिलिटी साइड में सपोज पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसकी अमाउंट है सपोज 10,000 की, ठीक है। एसेट में भी बहुत सारे आइटम्स होंगे, बस अभी हमने जितना रेलेवेंट है उतना ही दिखाया, राइट। और ये मत कहना कि सर ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये केवल एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब केवल एक पार्ट है, छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है पूरी बैलेंस शीट का। फिर क्वेश्चन में कहता है सी वाज एडमिटेड, सी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। इसको एक नया पार्टनर बनाया 1/6 हिस्से के लिए, ठीक है। शो जनरल एंट्री, इफ, अब यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है, देर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है। सेकंड केस है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों क्यों बनाते हैं, बताया था मैंने कि इस उम्मीद में कि बाय चांस किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है, उसे कंपनसेशन देना पड़े, ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट दे देंगे, इस पर्पज से बनाते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अगेंस्ट 6,000 रुपये का क्लेम हो गया। तीसरा है क्लेम, शॉर्ट पर लिख रहा हूं मैं, 10,000 हो गया। और अगला केस है कि क्लेम 15,000 हो गया, ठीक है। ये चार हमारे पास सिचुएशन है। पहले केस में कोई क्लेम नहीं है, दूसरे केस में 6,000 का क्लेम है, तीसरे केस में 10,000 का क्लेम है, और चौथे केस में 15,000 का क्लेम है। तो हर सिचुएशन में हमें एंट्री करके दिखानी है अलग अलग कि कैसे कैसे हो। पहले क्वेश्चन लिख लो। डन, Yes, sir. राइट।
चलिए, तो जनरल एंट्री करेंगे अब। पहले केस में क्या है बेटा, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 रुपये का बढ़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो 10,000 का रिजर्व पूरा पूरा बच गया, 10,000 का रिजर्व पूरा पूरा बच गया। सी आ रहा है और सी का हिस्सा 1/6 है, और क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि ये जो रिजर्व है इसका क्या करना है, इसे कंटिन्यू करना है या इसे बुक से हटाना है। तो मैंने बताया जहाँ क्वेश्चन साइलेंट है वहाँ पे पहला ऑप्शन लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसको बुक से हमने हटाना है, राइट। तो क्या करेंगे, 10,000 की जो अमाउंट है इसको पार्टनर्स में बांट दो। तो पहले वाले केस में सिंपल होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है इसको सिंपली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। सर ध्यान रखना, जब भी कोई चीज बुक से हटेगी तो ओल्ड रेशो में हटेगी, और जब कंटिन्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पहले नए पार्टनर का गेन निकालेंगे, उसे कितने का फायदा हो रहा है उतने से डेबिट कर दो, और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो से ए और बी को क्रेडिट कर दो। लेकिन जहां हटाना है बुक से, जहां क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ कि क्या किया जाएगा, तो पूरा का पूरा रिजर्व इमिडिएटली खत्म कर दिया जाएगा बाय ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो पहले वाले केस में 10,000 का बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई क्लेम नहीं है, तो पार्टनर्स ये पूरा पूरा अमाउंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, राइट। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट 6,000 का क्लेम हो गया। देखो सर, 10,000 का रिजर्व बनाया था, एक्चुअल में जो क्लेम हुआ है इसके अगेंस्ट वो 6,000 रुपए का हुआ है। तो 6,000 रुपए तो वर्कर को देने पड़ सकते हैं, अभी उसने क्लेम किया है, हम चेक करेंगे 6,000 बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अभी 6,000 का क्लेम उसने किया है, तो ये अमाउंट तो हमें क्लेम के लिए अभी रखनी पड़ेगी। लेकिन 10,000 में से 6,000 अगर हम क्लेम के लिए रख भी लेते हैं, उसके बाद भी 4,000 बचते हैं। वो 4,000 का क्या किया जाए, ए और बी उस 4,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बोलेंगे 10,000 अभी बैलेंस शीट में रहने दो, 4,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्लेम का क्या होता है। तो क्या होगा, देखो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, इसमें से 6 का क्लेम हो गया, तो आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जैसे मर्जी लिख लो। 10,000 में से 6,000 आपने क्लेम के नाम पे अकाउंट खोल दिया, एक लाइबिलिटी खोल दी है आपने, कितने के सर, 6,000 में से बचा 4,000। अब ये जो 4,000 है ये ए और बी में बांट देंगे, और ये ए और बी में कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट तो बीस कैपिटल अकाउंट, तो 4,000 इन 3 रेशो टू, ठीक है, जो कि हमारा ओल्ड रेशो है। तो ये हो जाएगा कितना, 60% हो गया 2,400, और ये हो गया 1,600। बताओ क्लियर है यार। Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो 10,000 का अमाउंट था, 6,000 रुपये का क्लेम हो गया, तो ये अभी हमने लाइबिलिटी के रूप में रख लिया है 6,000 रुपये, 4,000 फिर भी बच गए। ये जो सरप्लस अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, और अमाउंट आ गया हमारा 2,400 और 600, राइट। अगले केस में कहता है 10,000 का अमाउंट था और 10,000 का ही क्लेम है, 10,000 का ही अमाउंट था, 10,000 का ही क्लेम है, क्या किया जाए। ठीक है, पूरा पूरा क्लेम में डाल दो, अभी पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, जब बचा ही नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000
तो क्या नाम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। ठीक है, 10 ही था, 10 ही पार्टर में अब के बाद कुछ बांटेंगे नहीं। 10,000 का रिजर्व अब लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसे के ऐसे रहेगा, पार्टर्स के लिए कुछ नहीं बचा। अगला केस, अगले केस में बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट 15 का क्लेम हो गया। 10,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, रिजर्व 10,000 का पड़ा हुआ है, क्लेम 15,000 का हो गया। क्या किया जाए सर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट 15,000। सर 10,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 से बनेगा, मतलब 15,000 की लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। 15,000 की लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए 10,000 रुपए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से ही यूटिलाइज कर लिए, उसके बाद भी 5,000 की शॉर्टेज है, उसके बाद भी कैसा 5,000 की शॉर्टेज है, तो मतलब 5,000 से हमें नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है बेटा तो वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है सर। लॉस है। अगर लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा लॉस है, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो ये जो 5,000 है ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। ये जो 5,000 का कमी आई, इसको हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन में फिर और भी आइटम जाएंगी, लाइक प्लांट मशीनरी में क्या चेंज हुआ, बिल्डिंग में क्या चेंज हुआ, डेटर्स में क्या चेंज हुआ, क्रेडिटर्स में क्या चेंज हुआ, वहाँ और भी आइटम गए होंगे। फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा वो ओल्ड पार्टर में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अगर रिजर्व कम पड़ जाए और क्लेम ज्यादा का हो तो वो जो लॉस हो रहा है उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। या अगर आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, मान लो नहीं करना चाहते, तो एक ऑप्शन हो रहा है, ये 5,000 रुपए लॉस हो गया जब ए और बी ने बियर करना पड़ेगा, तो ए और बी अपनी क्या करेंगे सर, ए और बी जो उनकी कैपिटल है, अपनी कैपिटल से ही ये 5,000 रुपए प्रोवाइड कराएंगे, अपनी कैपिटल से 5,000 रुपए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि 15,000 का टोटल जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये बन जाए। तो क्या करोगे, डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना नहीं चाहते तो आप डेबिट कर सकते हो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 5,000 को ओल्ड रेशो में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3,000 और 2,000। मतलब दूसरी एंट्री इसकी ये बन सकती है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरी ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000, और डेबिट साइड में 5,000 की शॉर्टेज है, ये 5,000 की शॉर्टेज है, इसको ओल्ड रेशो में ए और बी से ले लो, ए और बी से बोलो कि सर आप प्रोवाइड कराओ अब। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ से 3,000 ले लो और यहाँ से 2,000 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम अगर कोई असेट्स या लाइबिलिटी में चेंज होता है तो उसको तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही करते हैं, फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो अल्टीमेटली ओल्ड रेशो में बढ़ता ही है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप ये ऑप्शन नहीं लगाओगे, ये ऑप्शन नहीं लगाते हो तो फिर आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, मर्जी है, बट फिर भी फर्स्ट सिचुएशन बेटर है। बताना क्लियर है यानी? यस सर। कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डिफरेंट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं सर, आई होप सबने कर लिया होगा, किसी का रह गया हो तो भी मुझे बताना।
नेक्स्ट है यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी डिफरेंट सिचुएशन। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? देखो नाम से मालूम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे जाने से हमें कई बार लॉस हो जाता है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम रिजर्व बना देते हैं। सपोज मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स के प्राइस तो कह सकते हैं कि डेली डेली मतलब बेसिस पे चेंज होते हैं, कभी ऊपर भी जाते होंगे। अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट सपोज 2 लाख रुपए की कॉस्ट पे करी थी, तो कभी इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी होती होगी 2.5 लाख 3 लाख। और कभी कभी जब कह सकते हैं कि मतलब बियर मार्केट होती है, बियर मार्केट का मतलब मार्केट डाउन होती है, तो बेरिश मार्केट में इसकी वैल्यू सपोज 1,60,000 1,80,000 ऐसी भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की वजह से, क्योंकि एसेट घट रही है, तो हमारा लॉस अराइज होता है। तो पार्टनर क्या करते हैं, इस फ्लक्चुएशन को, इस लॉस को कवर करने के लिए पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बाय चांस अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाती है और लॉस होता है, तो वो लॉस इस रिजर्व में से कंपनसेट कर लिया जाएगा। ये जो रिजर्व है इसकी अमाउंट को यूटिलाइज करके उस लॉस को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। और अगर सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं होती, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ ही रही है, कम इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट यूटिलाइज ही नहीं हुआ। अगर यूटिलाइज ही नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। और आज नया पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे कि चलो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं, इसको आपस में बांट देते हैं, फिर सी के एडमिशन होने के बाद अगले साल फिर से प्रॉफिट होगा तो नया रिजर्व बना लेंगे। तो वही चीज है, जैसे अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट बच जाए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, वो अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो उन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम इसमें ऐसे ही है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट बचा हुआ है, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो इसमें भी एग्जांपल लेते हैं और फिर डिफरेंट केस बना के एंट्री समझते हैं। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 में। सी आया नया पार्टनर जिसका 1/10 हिस्सा है। इसमें देखो सी के हिस्से का कोई यूज नहीं हो रहा है, सी के हिस्से का कोई यूज ही नहीं है, जो भी होगा ओल्ड एच से होगा। बैलेंस शीट दे रखी है और एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, एक एक्स लगता है बस। यहाँ लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पड़ा है सर आपका 10,000 का। एसेट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, ये इन्वेस्टमेंट बेटा कॉस्ट पे होती है, जितने पे आपने खरीदी, मान लो 50,000 की। ये मत कहना बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट बैलेंस शीट का केवल एक पार्ट है। अब हमें सिचुएशन दे रखी है, कहता है शो जनरल एंट्रीज। पहला केस, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है सर? 50,000 है। कॉस्ट भी 50,000 है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी 50,000 है, इसका मतलब कोई अप डाउन नहीं हुआ है। सेकंड केस है, मान लो कि जो मार्केट वैल्यू है वो 46,000 हो गई है। सेकंड केस है कि मार्केट वैल्यू 40,000 हो गई है। अगला केस है कि मार्केट वैल्यू 38,000 हो गई है। और एक और केस ले लेते हैं कि मार्केट वैल्यू 58,000 हो गई है। ठीक है,
50,000 है, 46,000 है, 40,000 है, 38,000 है, 58,000 है। इन डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या एंट्री करेंगे वो हमने सीखना है। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर सॉल्व करते हैं इसको। डन, Yes, sir. राइट। चलिए करते हैं सर। तो पहले वाले केस में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 10,000 का बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी 50,000 है और मार्केट वैल्यू भी 50,000 है। इसका मतलब कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हुई है। कोई अगर फ्लक्चुएशन ही नहीं हुई तो ये अमाउंट यूटिलाइज ही नहीं हुआ, 10,000 पूरा पूरा बच गया। तो ये 10,000 पूरा का पूरा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी रिजर्व बनाते हैं और वो अनयूज पड़ा रहता है, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में कि चलो, क्योंकि ये पास प्रॉफिट में से बना था, आओ इसे खत्म करें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसे बांटेंगे, बुक से हटाएंगे तो रिवर्स मारना पड़ेगा ना, इससे क्या हो गया सर, डेबिट हो रहा है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? जब नेट प्रॉफिट या कोई भी रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 6,000 और 4,000, ओल्ड रेशो में हो गया 3:2। नए रेशो का बेटा कोई काम नहीं है, सी के हिस्से का नए रेशो का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर रिजर्व का तो वो तो ओल्ड रेशो में ही होता है। ओके, तो ये पहले केस में हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशो में बढ़ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंपल सा हमने जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया था, इसको भी बांट दिया। डी देखो सर, मार्केट वैल्यू 46,000 है, मार्केट वैल्यू 46,000 है, 50,000 की कॉस्ट थी, 46,000 की मार्केट वैल्यू हो गई है, तो 4,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गई है। 4,000 से मार्केट वैल्यू कम हुई है, तो जो ये 10,000 का हमने रिजर्व बनाया था, यहाँ से 4,000 रुपये हम कवर कर लेंगे। उसके बाद भी 6,000 बच जाएगा, उसके बाद भी 6,000 बच जाएगा, वो 6,000 पार्टनर में बच जाएगा, वो 6,000 पार्टनर में बच जाएगा। एक बार फिर से देखो, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस पर है। जिस दिन सी का एडमिशन हो रहा है उस दिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 46,000 रह गई है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता ही नहीं, अगर मान लो ये चीज होती ही नहीं सर, तो एसेट का जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो सीधे सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है ना। अगर ये रिजर्व होता ही नहीं तो 50,000 की एसेट अगर 46,000 हो गई है तो 4,000 का डिक्रीज आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी आएगी तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ही यूटिलाइज करेंगे। हाँ, अगर वो कम पड़ जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा गिर गई कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उस डिक्रीज को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो जो अमाउंट नहीं एब्जॉर्ब हुई वो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता ही नहीं, ये है ही नहीं, पार्टनर से बनाया नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट में जो डिक्रीज होगा वो लॉस सीधे सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा है सर कि 50,000 रुपए बैलेंस शीट में कॉस्ट थी, 46,000 वैल्यू हो गई है, 4,000 का नुकसान हो गया है, ये 4,000 हम यहाँ से सेट ऑफ करेंगे, 10,000 में से सेट ऑफ करेंगे। आओ देखो एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी, पहले जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो डेबिट करो पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा तो आज बुक से हटना ही है। कैसे हटेगा सर वो देखते हैं। ये 10,000 हो गया, 4,000 से इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये 4,000 आएगा, जितने की कमी हो गई है 50 - 46,
तो 10,000 में से 4,000 रुपये तो सर इस कमी को पूरा करने के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद भी कितना बच गया? 6,000। उसके बाद भी 6,000 बच गया है, तो ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे कि चलो बचा खुचा बांट लेते हैं। तो जो ये 6,000 बचा, अब ये 6,000 ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2, मतलब 60%, 40%। तो 3600 और 2400। बताना केस 20 समझ में आया या नहीं आया? आराम से लिखो पहले। जी बेटा बताइए, केस बी में कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलो, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ पार्ट नंबर सी। सी में क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू 40,000 हो गई है। देखो जी, जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, अब वो 40,000 की हो गई है, 10,000 से गिर चुकी है। हम देखेंगे हमारा रिजर्व कितना है। रिजर्व 10,000 ही है। इसका मतलब रिजर्व जस्ट इक्वल है इस कमी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सारा का सारा रिजर्व यूटिलाइज हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, और जो इन्वेस्टमेंट में कमी आई है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। ठीक है सर, 50 माइनस 40। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, नहीं बचा तो फिर बांटना ही नहीं है, नहीं बचेगा तो बांटना ही नहीं है। सिंपल एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओ केस सी में कोई दिक्कत हो तो? नो सर। डन है। चलो सर डी में देखो सर, ओ माय गॉड, मार्केट वैल्यू 38,000 हो गई है। रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है सर? 50 से 38 पे आते हैं तो इन्वेस्टमेंट में 12,000 का डिक्रीज है, लेकिन रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है सर? 10,000 का सर। अपनी पॉकेट में तो 10,000 ही पड़े हैं, तो सर 2,000 का और नुकसान हो गया, 2,000 का और नुकसान हो गया। क्या करेंगे? तो यहाँ लिखोगे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 जो है। इन्वेस्टमेंट में कमी कितने की आई है सर? इन्वेस्टमेंट में कमी आई है 12,000 की, जो कि 50 और 38 का डिफरेंस था। तो इन्वेस्टमेंट में 12,000 की कमी आ गई है। हम देखेंगे ये 12,000 कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था 10,000 का, तो 10,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लिया। उसके बाद भी बच्चों 2,000 रुपये की शॉर्टेज है, 2,000 रुपये का और लॉस है। तो जो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर नहीं हुआ, वो लॉस अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल देंगे 2,000 रुपये का अमाउंट। ठीक है सर, कितना लॉस नहीं कवर हो पाया रिजर्व से, वो अमाउंट हम कहाँ डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। या एक ऑप्शन और है, बताओ, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालना चाहते तो? पार्टनर्स की कैपिटल से। हाँ, तो कैपिटल है वहां से ले लेते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। या वैसे करते थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2,000 को हम ओल्ड रेशो में ए और बी से डिमांड कर लेते हैं। बस सही तरीका ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सफिशिएंट नहीं है डिक्रीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको रिवैल्यूएशन में डाल दो। क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारी एसेट का इंक्रीज डिक्रीज गया होगा जिसके लिए कोई रिजर्व भी नहीं था।
और अगर इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई रिजर्व नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता ही नहीं और इन्वेस्टमेंट में 12,000 की डिक्रीज होती, तो ये वैसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाता। तो सही तरीका ये है कि इसे आप रिवैल्यूएशन में ही डालें। वहां से फिर और एसेट भी गई होंगी और भी चेंजेस गए होंगे, फिर वहां से जो फाइनल नेट प्रॉफिट लॉस आया होगा वो तो ओल्ड रेशो में वैसे ही बढ़ता है, राइट। ये हो गया केस नंबर डी। बताओ क्लियर है या नहीं यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं केस नंबर ई में। केस नंबर ई में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 58,000 हो गई है, इंक्रीज होने की डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो गई है 50 से 58। अगर एसेट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, सिंपल सी बात है सर, क्योंकि ये तो डिक्रीज को कवर करने के लिए बनाया जाता है ना। जब इंक्रीज हो गया है तो कवर करने की जरूरत ही क्या है। तो क्या करेंगे सर, इस सिचुएशन में दो एंट्री बनेगी। पहली तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि डिक्रीज वाले केस में इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये 10,000 पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ये पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया 6,000 और 4,000 बढ़ गया सर। दूसरी एंट्री सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है 50 से 58 हो गई है, तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट है। ठीक है, sir. प्रॉफिट के केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट सर। क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी, Credit. हाँ राइट, इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 8,000 रुपये वहां डाल देंगे। 8 कैसे आई, ये मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां डाल देंगे इसको। तो क्या यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट टू ए भी कर सकते थे? कर सकते हो, जो फाइनल हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे तो फिर हम हर एक आइटम के लिए कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग में भी मान लीजिए डिक्रीज हुआ, सीधे ए और बी में एडजस्ट कर दो, इंक्रीज हुआ सीधे ए और बी में एडजस्ट कर दो, फिर तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका सिग्निफिकेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे सही तरीका ये है कि कोई भी अगर ऐसा एसेट में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन में ही लिया जाए उसको, वहीं पे उसको ले जाएं और फिर वहीं से फाइनल नेट प्रॉफिट लॉस जो आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। बताओ ये क्लियर है या नहीं? यस सर। राइट। तो ये सेकंड स्टेप था कि रिजर्व को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं इन प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को क्लीन करने का क्या मतलब होता है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे आपको, तो एक बार वापस आते हैं। ये रे सर, मैंने कहा बैलेंस शीट को अगर क्लीन करना है तो पहला पॉइंट होता है कि असेट्स की और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अभी ये बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कर दिया। तीसरा ये है एलिमिनेशन ऑफ फिक्टिशियस असेट्स एंड गुडविल फ्रॉम बैलेंस शीट। राइट, अब इस तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं कि बैलेंस शीट में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट पड़ी हुई है, कोई गुडविल पड़ी हुई है, तो उसको हम किस तरीके से करें। और गुडविल को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बुक में मॉड्यूल में जो कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं उसमें गुडविल का ओल्ड वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब कई क्वेश्चनों में ओल्ड ट्रीटमेंट से गुडविल की एडजस्टमेंट की गई है जो कि अब वैलिड नहीं है। AS 26 आने के बाद गुडविल के ट्रीटमेंट में चेंज हुआ था, जो 10-12 साल पहले चेंज हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी भी क्या कर रहा है कि कुछ क्वेश्चन पुराने सॉल्यूशन से दिए हुए हैं। तो जब आप गुडविल की ट्रीटमेंट करते हो और बुक में देखते हो तो बुक में ओल्ड तरीके से करा हुआ है जो कि वैलिड नहीं है। ऑल द इंस्टीट्यूट ने बुक में एक लाइन दे दी है कि एज पर AS 26 अब गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे होता है। उसने बता भी दिया कि नया जो तरीका है उसके हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। फिर भी कुछ क्वेश्चन में उन्होंने ओल्ड ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू किया है, क्योंकि वो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं
और इतना टाइम कई बार लगाते नहीं है कि बुक में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं या नहीं। तो जब हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बुक के आंसर से हमारे आंसर में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बुक में जो गुडविल की ट्रीटमेंट होगी वो ओल्ड मेथड के बेस पे होगी, लेकिन हम जो करेंगे वो नया वाला मेथड जो एज पर AS 26 है उसके हिसाब से हमने उसका आंसर निकाला।